जहां पर मोदी एक ब्रांड है अपनी पार्टी का, वहीं पर विपक्ष का एक ब्रांड राहुल गांधी है। दोनों की मनस्थिति बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। बेशक भी नारा लगा सकते हैं अब की बार 400 पार, राहुल गांधी जो एक अपना नंबर आंकड़ा सोच के रखे, उनके लिए भी ये आंकड़ा बड़ा आसान नहीं है। सारी जगह जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो मोदी जी के चेहरे पे जा। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख बनाने के लिए बहुत सारी पार्टियों का जोर है। अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगी कि कुछ पार्टियां जो है उभर कर सामने आएंगी। यानी चुनाव में हम ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं उभरेंगी। तो वृष राशि के लोग, इंडिया, उद्धव, ये सब उभर के आए। इनके सपोर्ट में राहुल, चूंकि तुला और वृष राशि एक ही शुक्र बिलोंग करता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो संगठन बना है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफत के लिए संगठन बना है, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए संगठन बना है। पर ये सारे नक्षत्रों के बावजूद ये जो राजनीति में एक अलग तरह का खेल होता है, वो कितना एक ग्रह नक्षत्रों को किनारे करके असर डालता है। मैं ये बातचीत को सीमा जी की तरफ ले जाता हूँ। सीमा जी, बीजेपी जो इस समय देश में कई राज्यों में राज कर रही है और केंद्र में है, वो 6 अप्रैल 1980 को वो बनती है और अभी उन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया और बीजेपी लगातार जो है उसका अश्वमेघ का घोड़ा जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। और जिन राज्यों में किन्हीं कारणों से नहीं बन पाए, उन्होंने किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद कुछ भी करके उन्होंने अपनी सत्ता को काबिज कर लिया और लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि लोकतंत्र का गला घोट रहा है। तो क्या ये आंकड़े जो कहते हैं, या आप तो टेरो कार्ड भी देखती हैं, तो ये जो आंकड़े कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र की अपनी जगह बात है, पर ये सारे नक्षत्रों के बावजूद ये जो राजनीति में एक अलग तरह का खेल होता है, वो कितना एक ग्रह नक्षत्रों को किनारे करके असर डालते हैं? देखिए, मैं जो भाजपा की कुंडली देख रही हूँ और जो उनका टारगेट में देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो सफल होंगे अपने टारगेट में, क्योंकि सूर्य सत्ता भाव में बैठा हुआ है और पराक्रम भाव में है शनि, गुरु, मंगल, राहु। तो ये जो परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं, जो निर्मित हो रही हैं, साथ के साथ में जो इनके लीडर है नरेंद्र मोदी, अगर हम, चूंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा है भाजपा, मतलब नरेंद्र मोदी, और अगर हम उनकी बात करें, नरेंद्र मोदी की कुंडली की बात करें, तो गोचर में जो उनकी दशाएं चल रही हैं, शनि उनके चतुर्थ भाव में है, जो कि सत्ता के, जो प्रजा के प्रतीक हैं। तो प्रजा का जो स्वामी है वो खुद ही अपने स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रजा का उन्हें पूरा का पूरा समर्थन मिलेगा और जो टारगेट वो लेके चल रहे हैं, जिस तरीके से वो टारगेट को पूरा कर पाएंगे, तो बीजेपी और मोदी दोनों को ही इस चुनाव में फायदा मिलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। जी जी, जो बात आप कह रहे हैं अरुणेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बचपन में एक पोइट्री मैंने पढ़ी थी और वो मेरे दिमाग में बहुत गहरे से मेरा उसका असर है कि भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, इसमें रखता दबाकर एक जन भाग्य दूसरे जन का, पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अकप्रबल है तो पदतर क्यों ना स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है। मतलब कहने का आशय रामधारी दिनकर कहते हैं कि यदि किसी का भाग इतना प्रबल है, उसके नक्षत्र इतने प्रबल हैं, सब कुछ यदि उसके अनुकूल है, तो फिर प्रकृति के भीतर जो बहुत सारे नक्षत्र हैं उसको बिना मेहनत किए तो नहीं मिलते, उसके लिए भी उसको मेहनत करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी की या भाजपा की हम बात करें तो लगातार सबसे ज़्यादा सभा करने वाले नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं या बीजेपी के लोग हैं। उनकी तुलना में साधनों के अभाव के कहें या कुछ भी कहें, फिर राहुल गांधी आते हैं, खड़गे जी आते हैं, प्रियंका गांधी आती हैं और बाकी लोग आते हैं। अगर हम विपक्ष की बात करें तो आम आदमी पार्टी का जो स्टार प्रचारक है अरविंद केजरीवाल, वो जेल में होता है और जेल से बड़े मुश्किल से विशेष उनको छूट मिलती है और थोड़े दिन के लिए प्रचार करने आते हैं। बाकी भी विपक्ष जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में इकट्ठा हो रहा था, फिर वो बिखर जाता है और एक प्रकार से 1 साल पहले जिस तरह की ग्रह दशा बनी होगी और लोगों को लगा कि इंडिया गठबंधन बन के ये पूरे वोटों को एक साथ जोड़ लेंगे, पर धीरे धीरे स्थितियाँ ऐसी बनी कि विपक्ष में बिखराव दिखा। और हमारे को लगता है कि ये जो भविष्य है, इस भविष्य में जैसा कि त्रिपाठी जी कह रहे थे कि इनके भीतर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी है कि अगर ये थोड़ी बहुत सीट ले भी आए तो क्या ये एकजुट रह पाएंगे? निश्चित तौर पे ध्यान, एक बड़ी बात यहाँ पर है कि एकजुटता उन्हीं लोगों में दिखती है जिनमें सामर्थ्य थोड़ी कम होती है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होते हैं वो एकजुटता से थोड़ा वो अपनी लीडरशिप दिखाते हैं, जैसे मोदी जी। लेकिन यहाँ तक संगठन की बात है तो जो थोड़े कमज़ोर होते हैं वो एकजुटता दिखाते हैं
और इसमें इंडिया गठबंधन जिनको कह सकते हैं, इंडी गठबंधन जो है वो अपनी एकता दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक थोड़े कम, आप वर्तमान में तो कमजोरी हैं, तो उनको थोड़े कम स्तर पर वो मजबूत संगठन के रूप में उन्हें पता है कि लड़कर ही जीता जा सकता है। तो उनके संगठन में जो कमजोरी है वो कमजोरी अभी तो नज़र नहीं आ रही है निश्चित तौर पर। और आफ्टर चुनाव 4 जून के बाद की स्थिति का भविष्य आकलन अभी से उन गठबंधन के, व्यक्तिगत गठबंधन के बारे में, इंडिया अलायंस के बारे में कहना कठिन है कि वो बिखरेगा या बना रहेगा। महत्वाकांक्षाएं तो मोदी जी में भी बहुत हैं, अन्य लोगों में भी बहुत है, सभी नेताओं में होती हैं। महत्वाकांक्षाएं से हम भविष्य का इस तरह आकलन नहीं कर सकते कि बिखर जाएंगे लोग। अब बात आती है यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात कि ये जो चुनाव का जो साल है 4 जून की तारीख में हमेशा कई चर्चाओं में बोल चुका हूँ कि 4 नंबर राहु का नंबर है और ये नंबर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है। ऐसा रिजल्ट देता है 4 नंबर कि आप इसी साल का 2024 यानी 8 जुड़ा हुआ है शनि का, राहु शनि का कॉम्बिनेशन है और इस साल के जो है शनि का प्रभाव भी ज़्यादा है। और शनि का जो ग्रह माना जाता है वो जनता ग्रह माना जाता है और राहु इसमें अनएक्सपेक्टेड शनि को पावर दे रहे हैं। ये चुनाव मूलतः जनता का चुनाव है, जनता का चुनाव है। जनता का यहाँ पर कोई एक चीज़ जान लीजिए, वर्तमान चुनाव में कोई भी ये कहेंगे मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा लड़ रही है या अन्य दल लड़ रहे हैं, मामला ऐसा ही नहीं। सीधा किसी का भी मत बदला नहीं जा सकता, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो मत पहले से ही तय हैं लोगों के, जनता सीधी फ्रंट पर है। यदि जनता में विश्वास है कि मोदी जी में क्षमता है, मोदी जी देश को बहुत आगे ले जाने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छे बहुमत से आएंगे। और जनता को थोड़ा सा विश्वास कई जगह दिख रहा है, क्योंकि चुनाव के समय चर्चाएं होती हैं, पिछली बार भी हो रही थी, 2019 में भी बात हो रही थी कि भैया मोदी जी का नंबर घटेगा, लेकिन मोदी जी का नंबर बढ़ गया। इस बार के चुनाव में जो बात दिख रही है वो दिख रही है 8 नंबर की दिख रही है। तो पिछली बार, इस बार के चुनाव में आप 8 नंबर का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि 8 नंबर को एक्सट्रीम नंबर बोला जाता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो मोदी जी को जो है यदि बहुमत मिलता है तो 323 सीटों के आसपास मिलेगा। और यदि इस नंबर को इसी 8 क्रम में घटाने जाएंगे तो हम 290 के समथिंग एक नंबर बनेगा। इसी तरह और नीचे जाएंगे तो इस क्रम में जो है भाजपा का नंबर 323 मैक्सिमम नंबर समझ में आता है मुझे। इससे ऊपर एनडीए गठबंधन का, इसके ऊपर जाना उनके लिए मुझे, मेरे मत में थोड़ा कठिन लगता है। तो जो 400 पार का नारा है उसकी संभावना है तो मुझे उतनी मजबूत दिखने। अब पिछली बार का जो नंबर था वो एनडीए का वो 342 था टोटल, जिसमें 303 भाजपा का नंबर था। और भाजपा की जो स्थापना दिवस 6 नंबर का कनेक्ट था, तो 6 नंबर का फ़ायदा उनको मिला। 303 नंबर लगभग उनको 303 सीटें मिली थी लगभग, जो मेरी जानकारी में, हो सकता है कम ज़्यादा हो, मैं उतना। लेकिन ये है कि मुझे वो नंबर का जो असल खेल है इस चुनाव में 8 नंबर याद रखिएगा, 8 नंबर का विशेष प्रभाव इस इलेक्शन में दिखेगा। 8 नंबर जनता का नंबर होता है और ये यदि थोड़ा सा भी डाउन की तरफ आता है तो मोदी जी बहुत तेज़ी से सीटें कम होंगी मोदी जी की। जी अरुणेश जी, एक बात है, जब आप ये कह रहे हैं कि 8 नंबर का खेल है, पर जो सेफोलॉजिस्ट हैं जो उन्होंने जो आंकड़े जारी किए हैं तो 240 से 260 योगेंद्र यादव कहते हैं, प्रशांत किशोर भी लगभग इसके आसपास कहते हैं कि 260 से थोड़ी सीटें ज़्यादा हो सकती हैं, ये वो कह रहे हैं। पर जो प्रो बीजेपी लोग हैं जो थोड़ा बीजेपी को फेवर करते हैं वो 375 से 400 सीट जो है वो बीजेपी को दे रहे हैं और बाकी को 100 से 125 सीट दे रहे हैं। पर अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं, यूपी में मैंने जैसे आपसे कहा था कि वहाँ 80 सीटें हैं। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो उसमें 3 सीटें जो आई थी उसमें 250 सीटें उत्तर और पश्चिम से आई थी और पूर्व और दक्षिण से बीजेपी को 50 सीट मिली थी। तो अब ये सवाल है कि ये कौन से राज्य होंगे जहां पर कि ये सीटें बढ़ेंगी या कम होंगी, एक। और ख़ास करके मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जहां से हम लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं उनको लेकर, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीट बीजेपी के पास थी, एक अकेली छिंदवाड़ा की सीट नकुल नाथ के पास थी। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 में से 9 सीट बीजेपी के पास थी, 2 कांग्रेस के पास थी। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं यूपी की, जैसा मैंने कहा कि अधिकांश सीटें बीजेपी के पास थी, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार 50% सीटें बढ़ जाएंगी। तो कहाँ से सीटें घट रही हैं, बढ़ रही हैं, और ख़ास करके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर क्या स्थिति कहती है, ज्योतिष गणना क्या कहती है? छत्तीसगढ़ की जहाँ तक बात की जाए, सबसे पहले कि छत्तीसगढ़ में बहुत परिवर्तन की स्थिति दिखती नहीं है। सीटें 9, 10, 11 के आसपास ही हैं, तो 9, 10 भी और 9, 10 के बीच का ही मामला है भाजपा का। बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील स्थिति छत्तीसगढ़ में नज़र नहीं आती। उसको यदि हम सीधा समझें तो यहाँ पर जो है कहना चाहिए कि जो प्रभाव है
यहाँ स्थानीय जो जिसको बोले गणना को बोलें, उसका जो मूल प्रभाव है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाता नहीं है। मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात है तो मध्य प्रदेश में जरूर एम फैक्टर आ गया है। एम फैक्टर में मोदी, ममता और मध्य प्रदेश वाला फैक्टर आ गया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पा सकती है, यानी उसके नंबर घटने की संभावना ज़्यादा दिखती है। हो सकता है उसको 7-8 सीटें या 10 सीटें का नुकसान होता है, बड़ा नुकसान माना जाएगा मध्य प्रदेश में यदि इतनी सीटें उनको कम मिलती हैं तो इसी तरह आते उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की वृष राशि आती है और वृष राशि मोदी जी की इस बार बहुत फेवरेबल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की राशि से यदि जाते हैं तो भाजपा में गेन तो निश्चित रूप से नहीं कर रही है, लूज भी अच्छा खासा कर सकती है। जी त्रिपाठी जी, अभी जैसे अरुणेश जी ने कहा, इस बारे में आपके भी ओपिनियन चाहूंगा। देखिए, अरुणेश जी ने एक बात तो बड़ी सीधी कही जो समझ की बात है कि ऐसा मैं भी मानता हूं कि एक पार्टी मोदी जी को ब्रांड बनाकर चल रही है, पर भारत का जो जनमत है इस बार अपने मत से वोट देगा, ये तय है। और जो मत होगा उसे मान लीजिएगा वो रिफ्लेक्शन होगा वास्तविक जनमत का। और इस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को थोड़ा नुकसान तो होने वाला है पक्के तौर पर, खासकर तब जब मोदी जी को लोग भगवान की तरह पूजते हों और बहुतायत में ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, ऐसा लगता है कि घृणा और द्वेष हद की सीमा से पार हो गई। ये मुझे ऐसा लगता है कि भारत की अगर सांस्कृतिक सोच को अगर देखें, भारत की अगर आध्यात्मिक सोच को देखें, भारत की लोकतांत्रिक सोच को देखें, तो मुझे नहीं लगता कि इतना आक्रामक कोई राजा इतनी आक्रामकता के साथ जनमत पा सकता है। हमारे पास में जोगी जी का भी ये प्रमाण है, हमारे पास में इसके पहले जितने भी आक्रामक राजा थे सबका प्रमाण है। और मुझे ऐसा लगता है इससे थोड़ी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जब जनता नरेंद्र मोदी जी को भगवान की तरह पूजती है तो भगवान की तरह काम की भी अपेक्षा करती है। और परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। माना जा सकता है कि ग्लोबल रिसेशन है, माना जा सकता है कि महंगाई बढ़ी हुई है, माना जा सकता है कि हमारे यहाँ पे जो क्षेत्रीय संतुलन शस्त्रों का बहुत अच्छा नहीं है, माना जा सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा हम पर दबाव है तो दूसरे खर्चे भी इतर बहुत है। माना जा सकता है कि जब मोदी जी कहते हैं कि जीडीपी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और मतलब रोजगार भी बढ़ा, मगर फिर भी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं, तो 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाने का भी दबाव है। तो ये सारे दबाव हैं, इसके बावजूद भी मोदी जी से लोग सदाशयता की अपेक्षा करते हैं। यदि इस तरह की सदाशयता में कमी हो तो बहुतायत में जो दूर से मोदी जी की बहुत पूजना करते हैं, उनके मंतव्य बदल सकते हैं, उनकी सोच बदल सकती है। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जनमत जब एक तरफा मोदी जी को पसंद करता हो उस समय मोदी जी से ये अपेक्षा भी है कि वे उसी तरह का व्यवहार करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को समाप्त करने की कोशिश जो है वो उनको काफी भारी पड़ने वाली है। जी बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। अरुणेश जी, मैं एक बार फिर आपकी तरफ आता हूँ कि जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि विपक्ष को खत्म करने की, कांग्रेस मुक्त भारत की बात अक्सर मोदी जी कहते हैं और कहते हैं कि विपक्ष खत्म हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं, वो भाग जाएगा, वो इटली भाग जाएगा, वो फलाना हो जाएगा, ये सब बातें वो मंच से कहते हैं। पर अभी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और उन्होंने आगे एक महत्वपूर्ण बात कही। जो कलराज मिश्र थे, जब वो 75 साल के हो रहे थे तो मोदी जी ने ये मंच से कहा कि भाई हमारे यहाँ पे 75 साल के व्यक्ति को रिटायर हो जाना चाहिए। अब ये बात अरविंद केजरीवाल ने देखा कि बीजेपी अपने मोदी जी खुद ही 75 साल के लोगों को रिटायर करने की बात कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने एक तुक्का फेंका कि मोदी जी कुछ समय रहेंगे और फिर अमित शाह जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और उन्होंने कहा कि इन लोगों ने, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, कई नाम गिना दिए जिनको इन्होंने जानबूझ के डेलिबरेटली जो जन नेता थे उनको हाशिए पे भेज दिया। तो क्या ऐसा योग बनता है कि मोदी जी 75 साल के जब कंप्लीट हो जाएंगे, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और बीजेपी में ये खुद ही इन्होंने नारा दिया था, तो क्या इनको रिप्लेस करके अमित शाह को प्रधानमंत्री बनने के कोई नक्षत्र दिखते हैं क्या? सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात, चूंकि चर्चा आ गई, वो नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर जिन ने भी देखा होगा थोड़ा ध्यान करेंगे तो नरेंद्र मोदी आखिरी में वो मात्रा जो है ना बड़ी एकदम तेजी से नीचे आती है। ध्यान दीजिएगा कभी सिग्नेचर पर। यहाँ पर स्थिति बहुत साफ है कि जब पीक पर होगा मोदी जी का अपना प्रभाव, उस समय अचानक या तो वो सत्ता स्वयं छोड़ेंगे
या छुटा दी जाएगी। दो महत्वपूर्ण बातें हैं। छोड़ेंगे तो सुख है, क्योंकि छोड़ना एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो ये कह सकते हैं कि 75 ईयर का जो सिगुफा कह लीजिए, या मोदी जी का खुद का एक अपना वचन है कि हमारे यहाँ नेता 75 साल से बड़े नहीं होते, तो मोदी जी स्वेच्छा से, सहजता से यदि वो अपने को वहाँ से हटा लेते हैं तो वो बड़ा सुखद हो सकता है सभी के लिए। लेकिन यदि स्थिति बिगड़ी, कहीं भी थोड़ी बहुत और ज़्यादा चीज़ें बनी, तो वो एक खास बात है कि जब मोदी जी को बिल्कुल पीक पर महसूस करेंगे, उस समय उनका डाउनफॉल बहुत तेज़ी से नजर आएगा। ये मैं विनम्रता से कह रहा हूँ, और ये उदाहरण मैं इसलिए भी दे रहा हूँ कि जब बहुत ज़्यादा पीक पर होता है राजनेता का करियर, वो उदाहरण देता हूँ इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी जी का अपना पीक पर करियर था, उसके बाद एकदम इलेक्शन आ रहे थे, इमरजेंसी के बाद बहुत तेज़ी से आ रहे थे, बहुत पीक पर करियर था उनका, और करियर को बचाने के लिए भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया। लेकिन जब इंदिरा इज इंदिरा बन जैसा नारा चल गया था, उसके बाद इंदिरा जी दिखाई नहीं दी थी भारत में, एक गैप बन गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी राजनेता, मेरा मानना ये है राजनीति मैराथन है, और थोड़ा विनम्रता से चलना ज़्यादा फायदेमंद होता है बहुत तेज चलने की स्थिति में। तो यहाँ पे मोदी जी को 75 वाला जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ऐसे ही नहीं आया है, ये कंसेप्ट प्रभावपूर्ण है। या तो मोदी जी स्वतः विनम्र भाव से, व्यवस्थागत तरीके से, या फिर चीज़ें हो सकता है कि स्थितियाँ थोड़ी सी प्रभावशील दिखाई दें और वो परिवर्तन उनको लेना पड़े। जी, मैं फिर से सीमा जी के पास चलूँगा। सीमा जी, दरअसल जो अभी अरुणेश कह रहे थे कि एक मोह भंग का दौर आता है, कोई कितना ही प्रिय हो पर एक समय के बाद उसके साथ मोह भंग होता है, और राजनेता जिसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, जैसा कि त्रिपाठी जी कह रहे थे कि जब अपेक्षाएं आप बहुत ज़्यादा बड़ी कर लेते हैं तो लोगों को लगता है कि वो ईश्वर की तरह उसको समझने लगते हैं कि ये हमारे सारे दुख दर्द दूर करेगा, जबकि वो किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इतने संसाधन हमारे पास नहीं होते कि हम सबको, कोरोना में भी सबको इंजेक्शन देने के लिए हमको काफ़ी वेट कराना पड़ा। पर हो ये रहा है कि जो भी हो रहा है उसका क्रेडिट लेने, चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, तो ऐसा नहीं था कि नेहरू जनता में लोकप्रिय नहीं थे, या लाल बहादुर शास्त्री लोकप्रिय नहीं थे, या इंदिरा गांधी नहीं थी, पर उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय उस तरह फॉलोअर नहीं थे, या अपनी बात को रातों रात लोगों तक पहुंचाने का उस तरह का माध्यम नहीं था। बावजूद इसके एक साइलेंट क्रांति हुई, जिसकी अरुणेश बात कर रहे थे कि 1975 में इमरजेंसी लगती है, और उसके बाद बहुत संसाधन नहीं है, बावजूद इसके आप सारे प्रेस का गला घोट देते हो, और जब अगला चुनाव होता है तो जनता पार्टी जो है वो उभर के आती है बहुत, और इंदिरा गांधी जैसी सशक्त महिला जो है वो नेपथ्य में चले जाती। जो राजीव गांधी 414 सीट जीत के आते हैं, वो भी उनकी सत्ता कहीं डूब जाती है। तो सत्ता जो शिखर पे जाती है उसका कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल शुरू होता है। तो नक्षत्र क्या कहते हैं कि ये जो अभी जो सत्ता है, अब इसके डाउनफॉल का समय आ रहा है क्या? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। और आज की डेट में अगर हम बात करें, मोदी जी की चूंकि चर्चा हो रही है, और मोदी जी की जैसे कुंडली है वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, तो बहुत ही एम्बिशियस, और आप जैसा कि पूरा सिनेरियो देख रहे हैं कि जैसे जैसे चाहे मध्य प्रदेश की सरकार बनी, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, तो जैसा कि अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है कि जितने बड़े नेता थे वो हाशिए पर फेंक दिए गए और नए चेहरे उभर कर सामने आए। तो काफी हद तक मैं समझती हूँ कि चूंकि वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की बात हो रही है और हाईली एम्बिशियस राशि है ये, तो सत्ता का केंद्रीकरण आप देखेंगे कि हो गया है। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी स्टेट्स हैं उनको पावर पूरी राष्ट्रीय स्तर पर आ गई है, और वहां से सारी चीजें, सारी पॉलिसी और सारी चीजें नियंत्रित हो रही हैं। तो ऐसे समय पर अगर आप बोले कि मोदी जी संन्यास ले लेंगे, तो मुझे तो ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा। इवन मुझे ऐसा लगता है कि आगे ये वाले 5 साल और आगे के और 2.5 साल मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि सत्ता की जो लालसा है वो अभी खत्म नहीं होने वाली है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब इनकी अष्टम अढ़ैया गोचर में आएगी, उस समय हो सकता है ये खुद से अगर नहीं छोड़ते हैं तो उस समय शासन हो सकता है बागडोर इनके हाथों से निकल जाए। पर अभी तो ये बहुत सेफ साइड है, और पूरी की पूरी ग्रह नक्षत्र भी इनके साथ में है, जनता का भी साथ है। और जैसा कि आपने पेंडेमिक का जिक्र किया, तो इतने बड़े जो पब्लिक हमारा जो ये भारत है, इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ में उन्होंने जो
जितने पीसफुली और जितने अच्छे से काम किया, जितने शांतिपूर्ण वे पैंडेमिक और जितने अच्छे से निकला है, कहीं भी कोई तकलीफ नहीं आई, पैनिक क्रिएट नहीं हुआ, और हमने मतलब जो इंजेक्शन है अपना हमने वैक्सीन निकाली, तो ये सारी चीजें उनको काफी पॉजिटिव देती हैं। जो राम मंदिर की स्थापना हुई 370 का जो बहुत पुराना सपना था, उन्होंने वो सारा सपना पूरा किया। तो सीमा मुझे जी, ऐसा लगता है, माफ करना आपसे जी, आप अभी पेंडेमिक की बात कर रही थी और बहुत स्मूथ निपटा, तो लगता है आपने वो दृश्य नहीं देखे जो हजारों हजार मील लोग पैदल चले, जिनको खाने पीने नहीं मिला। और आप यदि कहते हैं कि ये सब शांतिपूर्ण निकटा, ताली थाली बजाने से अगर ये सब सुखद स्थिति हो गई, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि ये कोई बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं था, और बहुत लोग बहुत परेशानी में थे और बहुत लोग इसमें मरे। और देखिए, हर चीज़ को आप क्रेडिट में ले जाते हैं, और चूंकि मीडिया आपके साथ है और बहुत सारा आपके हाँ में हाँ मिलाता है, और इसीलिए मीडिया को गोदी मीडिया में कन्वर्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगा, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी डाउनफॉल हुई। मेरा मत सिर्फ ये था कि पेंडेमिक में जो विभीषिका रही है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि जो तकलीफ जनता को हुई है, तकलीफ बहुत थी और बिल्कुल जेन्युइन थी, लेकिन एक राष्ट्र का नेता होने के नाते उन्होंने जो एफर्ट दिए, मैं कहना चाहूंगी कि वो काफी सराहनीय एफर्ट रहे हैं, क्योंकि ये स्थिति और भयानक और दयनीय हो सकती थी, जो कि कम में हम सरवाइव कर गए। जी, त्रिपाठी जी कुछ कह रहे थे आप। मुझे लगता है कि मैं सीमा जी की सभी बातों को एक एक करके लेता हूँ। सीमा जी ने जो बात कही उसका लबोलुआब समझ में आया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो बेडरूम तक पहुंचानी है, कि वो उसी पर सोएं लौटें और जब तक चाहें तब तक लेटें, जब तक वो जिएंगे तब तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे। ऐसा उनका अपना सोच है, जैसा कि समझ में आया कि मतलब इस तरह की बातें हैं कि सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हो चुकी हैं, अभी कोई परिवर्तन नहीं होगा न भाजपा के अंदर से न दुनिया से, ये मोटे तौर पर। और वे अपनी तरफ से संन्यास तो देने से रहे, ये एक बात निकल आई। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो पेंडेमिक जो था वो बहुत अच्छा नहीं गुजरा, 12 करोड़ लोग सड़कों पर थे जिनको कुटाई की जा रही थी। और मजे की बात ये 2 दिन पहले आपने यूएस के राष्ट्रपति का बड़ा सम्मान किया था, और जिस दिन आपने लॉकडाउन खोला उस दिन सबसे पहले दारू अड्डे खोले। जिस दिन जिन लोगों को आपने इन्फेक्शन के लिए मारा कूटा था, 2 दिन बाद आपने दारू अड्डे खोले और सबसे ज्यादा इन्फेक्शन उसके बाद हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि ये बात थी। तीसरी बात कि हमारे देश में कोई वैक्सीन नहीं बना। मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तो कोई भी वैक्सीन नहीं लगा। और जिस वैक्सीन की अपन चर्चा कर रहे हैं, देसी वैक्सीन कोविशील्ड, उस पर उसका एक बड़ा कंट्रोवर्सी भी अभी आपने होकर देखा। तो मुझे से लगता है ये 3 बातें तो सीमा जी ने स्वयं ही मान ली है। अब एक बात जो मेरे समझ में आती है, जो सीमा जी की बात से समझा, जो मैं अरुणेश जी की बात से समझा, कि इस देश में जनमत ही उचित न्याय करेगा। और जनमत के बारे में जो एक संगठन का परसेप्शन है कि वे उसे सबसे ऊपर रखने वाले हैं, मुझे से लगता है कि यदि यही परसेप्शन उनके लिए भी सच होता तो वो इतनी ज्यादा रैलियां नहीं करते। एक इसका मतलब है कि उन्हें भी पता है कि इलेक्शन इस बार बड़ा कठिन होने वाला है। इसमें मैं एक चीज त्रिपाठी जी आपसे 2 चीजें कहूंगा। अभी जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि अब जो है हमको संघ की उस तरह से जरूरत नहीं है जैसे हमको आरएसएस की, मतलब उस तरह जरूरत नहीं। एक दूसरा, अभी जो सीमा जी कह रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी निश्चित रूप से बहुत लोकप्रिय नेता थे और बहुत सर्वमान्य नेता थे और बहुत सहृदय नेता थे, विपक्ष भी उनका सम्मान करता था। पर स्वास्थ्यगत कारणों से उनकी तमाम लोकप्रियता के बावजूद, उनकी मौजूदगी के बावजूद वो हाशिए पे चले गए। तो क्या मोदी जी की कुंडली या मोदी जी के ग्रह नक्षत्र ये कहते हैं कि वो शतायु होके स्वस्थ रहते हुए होंगे, और जैसा कि सीमा जी कह रही थी कि वो जब तक चाहेंगे तब तक वो प्रधानमंत्री के पद पे रहेंगे, तो उनका जो हेल्थ कार्ड क्या कहता है? मोदी जी तो ये चाहेंगे कि जो सत्ता है ना वो उनके घर में रहे, मतलब सत्ता सरकार में भी नहीं, घर के अंदर रहे, ऐसा वो चाहेंगे। जैसा कि महत्वाकांक्षा है, मतलब कोई रिटायरमेंट नहीं होने वाला है, अपनी तरफ से तो नहीं देने वाले, ये तो तय रही बात। मगर प्रकृति उनके साथ हेल्थ के नज़रिए से उन्हें बेहतर रखेगी, मुझे शंका है, क्योंकि जो चतुर्थेश है वो 10वें स्थान में रहकर चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि रखता है। यदि आप मोदी जी के भाषणों को बीते 14 सालों से सुने तो आपको बहुत साफ दिखेगा कि मोदी जी का स्वर आजकल लड़खड़ाता है, वो शब्दों का साफ साफ उच्चारण नहीं कर पाते, जो बताता है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। और यही एक कारण होगा रिटायरमेंट का, जैसा कि अरुणेश जी भी संकेत करते हैं, और यही कारण होगा रिटायरमेंट का
जैसा कि सीमा जी कहती हैं कि कोई स्वास्थ्यगत कारण हो तो ठीक है, मगर अपनी तरफ से वे रिटायरमेंट नहीं लेने वाले हैं। मतलब ये 75 से ऊपर भी जाएगा, 100 से भी ऊपर जा सकता है यदि वे शतायी हुए, मगर मुझे लगता है कि स्वास्थ्य उनका बहुत तेजी से डिटोरिएट हो रहा है, क्योंकि शनि की दशा है। और ये भी आने वाले दिनों में मैं देख पा रहा हूँ कि 2025 अप्रैल तक ये काफ़ी तेजी से डिटोरिएट होंगे, और उसके बाद में बुध की दशा चलेगी। मुझे लगता है उसके बाद तो काफ़ी अच्छी स्थिति है, मगर ये इलेक्शन के बीच में जो स्ट्रेस उनको आया है वो जरूर उनके लिए थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। जी, तो अभी जैसा आप सब ने सुना कि हमारे साथ देश के प्रदेश के प्रख्यात ज्योतिषी अपने अपने तरीके से राजनीतिक एनालिसिस क्या होगा 4 तारीख को उसके बारे में बात कर रहे थे, और उसके बाद क्या होगा और ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, ग्रह दशाएं क्या कहती हैं, हमने इस पर बात की। हम देखेंगे कि 4 तारीख को जब हम फिर बैठेंगे कि पूरे देश का सिनेरियो क्या होता है, किस तरह से नक्षत्र जो हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और ध्रुव तारा चमक कर बाहर आता और कोई एक चमत्कार होता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत बार चमत्कार भी होते हैं जिसमें लोगों को बहुत कई चीज़ों को वो झुटला भी देते हैं, तो ऐसा हो सकता है। बहरहाल हमने हमारे साथ हमारे तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।